जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हम अपने इतिहास की यात्रा के क्रम में छूटे हुए टॉपिक के यात्रा के क्रम में आज 16 महाजनपदों के काल को, उनके युग को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने बना रखा है 600 BC महाजनपद काल, और उसमें भी मगध का उद्भव। भारतीय इतिहास की यात्रा के क्रम में सबसे पहले आती है सिंधु नदी घाटी सभ्यता 2300 से लेके 1750 BC तक। फिर 1500 BC से लेके 600 BC तक आता है वैदिक काल। 1500 से 1000 तक ऋग्वैदिक काल और 1000 से 600 तक उत्तर वैदिक काल। और जैसे ही उत्तर वैदिक काल खत्म होता है, उत्तर वैदिक काल के जन ऋग्वैदिक काल के जनपद में बदलते हैं, और वही जनपद आगे चल के महाजनपद बन जाते हैं। विकास की यात्रा के क्रम में जन से जनपद का बनना और जनपद से महाजनपद का बनना ध्यान रखना। और ऐसे कुल कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। 600 BC के काल में भारत में 16 महाजनपदों का उद्भव होता है, जिनकी स्पष्ट जानकारी एक ग्रंथ अंगोत्तर निकाय में मिलती है। बौद्ध धर्म के एक ग्रंथ अंगोत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की स्पष्ट जानकारी मिलती है। ध्यान रखना, सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आ जाता है कि 16 महाजनपदों की स्पष्ट जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है, तो वो सुत्त पिटक का भाग है अंगोत्तर निकाय। जैन धर्म के एक और ग्रंथ आचरण सूत्र में, जो कि तीर्थंकरों की जीवनी से संबंधित है, उस आचरण सूत्र में भी कहते हैं उस जैन धर्म के ग्रंथ में भी लगभग 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र उसको बोलते हैं। खैर, तो ध्यान रखना, स्पष्ट रूप से 16 महाजनपदों की जानकारी जो मिलती है वो मिलती है अंगोत्तर निकाय में। और अंगोत्तर निकाय जो है वो सुत्त पिटक का भाग है। लेकिन जाते जाते चौथे वेद अथर्ववेद में मगध की जानकारी और 3 अन्य महाजनपदों की जानकारी मिलने लगती है। तो ये साहित्यिक स्रोत हुए। आज हम पूरी चर्चा करेंगे 16 महाजनपदों की, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, और फिर इन महाजनपदों को पराजित करते हुए मगध महाजनपद बन जाता है भारत का पहला ज्ञात साम्राज्य, और उसे कहते हैं आपका मगध साम्राज्य। भारत में मगध साम्राज्य भारतीय इतिहास का पहला ज्ञात साम्राज्य था, और उस साम्राज्य में 4 वंश क्रमशः शासन करते हैं। पहला हर्यक, दूसरा शिशुनाग, तीसरा नंद और चौथा मौर्य। ध्यान रखना, नंद वही नंद जिन घनानंद के काल में सिकंदर महान का आक्रमण होगा, वही घनानंद जिनके अपमान से कहते हैं अग्नि की ज्वाला में धधकते हुए चाणक्य के द्वारा घोषणा की जाती है घनानंद के सर्वनाश की। ये वही घनानंद है जिन्होंने प्रकांड पंडित विद्वान चाणक्य का अपमान किया था, और उन चाणक्य ने इस घनानंद के साथ नंद वंश के सर्वनाश की प्रतिज्ञा ली थी। पूरी यात्रा शुरू करेंगे हम, और कहते हैं मौर्य साम्राज्य तक पहुंच के जाएंगे। भारत का पहला ज्ञात साम्राज्य, अखंड भारत का साम्राज्य, जिस अखंड भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से लेके भारत के उड़ीसा तक होंगी और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक वो सीमाएं आपको मिलेंगी। तो यहाँ 16 महाजनपद का काल, 16 महाजनपदों में हल्की सी जानकारी, और फिर मगध महाजनपद के उद्भव के कारक हम देखेंगे। मगध महाजनपद के उद्भव के कारक कि एक महाजनपद अन्य महाजनपदों को पराजित करते हुए किस कारण से इतना ताकतवर हो गया कि उसका साम्राज्य यहाँ अटक से लेके कटक तक था, और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक था। ये अखंड भारत, जिसमें
आज का भारत तो है ही, बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था और अफगानिस्तान भी था। इस अखंड भारत में 4 देश आज के शामिल थे और इसे ही शायद भूगोल के विद्वान भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं। तो कहानी इस पूरे अखंड भारत की, जो आज की भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बड़ा प्रासंगिक हो जाता है कि ये अखंड भारत आखिर है क्या। तो उस अखंड भारत की चर्चा जब हम मगध महाजनपद और महाजनपद काल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें सुनाई देगी। तो हम 16 महाजनपद देख लेते हैं एक बार, जिनकी जानकारी अंगोत्तर निकाय में स्पष्ट रूप से मिलती है। अंगोत्तर निकाय बौद्ध साहित्य सुत्त पिटक का एक भाग है। ठीक है, सुत्त पिटक का एक भाग है अंगोत्तर निकाय। सबसे पहले देख लेते हैं पूर्व में एक आपका महाजनपद है जिसका नाम है अंग, और अंग की राजधानी है चंपा। ये पहला सबसे पूर्व में स्थित महाजनपद है अंग। अंग की राजधानी है चंपा। और ध्यान रखना, आपने कहीं ना कहीं अंगराज कर्ण का नाम सुना होगा। ये महाभारत युग की याद दिलाएगा। महाजनपद काल जो भारत की कथा है, जो भारत की कथा है, महाभारत है, उसकी याद दिला देगा। ये आपका कहते हैं महाजनपद युग, और महाभारत की कथा और कृष्ण का युग याद दिला देगा जो 900 BC में हुए हैं। महाजनपद काल के लगभग 300 वर्ष पहले हुए थे भगवान श्री कृष्ण, विष्णु के अवतार, और उन्हीं के समय हुआ था महाभारत का युद्ध। तो उसके 300 वर्ष बाद की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पूर्व में जो महाजनपद है वो है अंग, जिसकी राजधानी है चंपा। आपने कहीं ना कहीं अंगराज कर्ण का नाम सुना होगा। बज्जी महाजनपद ध्यान रखना, जो कि जिसकी राजधानी वैशाली और मिथिला है। एक राजधानी और है वैशाली और मिथिला, ध्यान रखना, वैशाली और मिथिला है। और ये 8 गणराज्यों का संघ है। यहाँ पर राजतंत्र के अलावा गणतांत्रिक प्रणाली भी थी, और वो गणतांत्रिक प्रणाली बज्जी महाजनपद में दिखाई देती है, जिसमें से वैशाली के लिच्छवी गणराज्य आपको इतिहास में यदा कदा बार बार मिलते रहेंगे। ध्यान रखना, आपसे वो मिलते रहेंगे लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी। चाहे समुद्रगुप्त का नाम आ जाए जो अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहते थे गुप्त काल में, और चाहे कहते हैं बिंबिसार के विवाह का प्रश्न आ जाए, तो ये लिच्छवी आपको दिखाई पूरे भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास में दिखाई देंगे। ध्यान रखना। इसी के साथ हमने मल्ल महाजनपद ऊपर लिख रखा है, और जिस मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा और पावापुरी है। कुशीनारा और पावापुरी ये मल्ल महाजनपद की राजधानी दोनों हमने बना रखी हैं। और यही वह महाजनपद है जिसके कुशीनारा से भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था, और कहते हैं पावापुरी से भगवान महावीर को निर्वाण हुआ था। तो मल्ल महाजनपद एक ऐसा महाजनपद जहाँ से 2 महान विभूतियों की मृत्यु हुई थी। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कह रहे थे और भगवान महावीर की मृत्यु को निर्वाण कह रहे थे। जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है, तीर्थंकरों का निर्वाण होता है, और बौद्ध धर्म में मृत्यु को, शरीर छोड़ने को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। खैर, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। अन्य महाजनपदों की अगर हम चर्चा करें तो सबसे ताकतवर महाजनपद मगध आपको दिखाई दे रहा होगा। मगध की राजधानी राजगृही और पाटलिपुत्र। यही मगध महाजनपद बनेगा मगध साम्राज्य, भारत का पहला ज्ञात साम्राज्य, जिसे कहा जाएगा मगध साम्राज्य। ध्यान रखना, तो मगध महाजनपद की राजधानी राजगृही और पाटलिपुत्र। राजगृही को गिरिवज्र भी कहते हैं, राजगृही को गिरिवज्र भी कहते हैं। और पाटलिपुत्र इसकी वह राजधानी है जो आज पटना के रूप में जानी जाती है। मध्यकाल में एक मुस्लिम शासक शेरशाह ने इस पाटलिपुत्र का नाम बदल के कर दिया था पटना, तो आज वो पटना। और ये मगध ही सारे महाजनपदों को पराजित करके अखंड भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करेगा, और यही कहलाएगा मगध साम्राज्य। जिस मगध साम्राज्य के डर से, घननंद के डर से सिकंदर महान ने अपना रास्ता बदल लिया था, जिसे इतिहास सिकंदर महान कहते हैं, उस सिकंदर महान ने अपना रास्ता बदल लिया था। कहानी हम आगे बढ़ाएं। मगध महाजनपद
जिसकी पहली जानकारी अथर्ववेद में मिल जाती है। चौथे वेद अथर्ववेद में पहली बार उल्लेख मिलता है मगध महाजनपद का। उसी के बगल में काशी महाजनपद है, जिसे कहा जाता है बनारस, काशी की राजधानी बनारस। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम भी सुना होगा, बनारस विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, और यही बनारस कहते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस। उसी के बगल में है वत्स, और वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, आज के इलाहाबाद प्रयागराज का क्षेत्र कहलाता है वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और ध्यान रखना, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, इसके अलावा ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कौशल महाजनपद, और ये कौशल महाजनपद जो आज का अयोध्या वाला क्षेत्र है, जिसकी राजधानी है श्रावस्ती। एक और राजधानी आती है कुशावती। श्रावस्ती और कुशावती वर्तमान अयोध्या अवध वाला क्षेत्र कहलाता है कौशल महाजनपद। और ये महाजनपद भी बहुत ताकतवर था, इंपॉर्टेंट था। इसी महाजनपद में जन्मे थे गौतम बुद्ध, सबसे ज्यादा उनके वर्षावास यहीं हुए थे कौशल महाजनपद में, और प्रमुख ताकतवर महाजनपदों में इसका नाम लिया जाता था। राजधानी थी श्रावस्ती। फिर ध्यान रखना, अगर हम ऊपर जाएं थोड़े से, तो कौशल के ऊपर मिलता है पांचाल महाजनपद। ध्यान रखना, कौशल के ऊपर मिलता है पांचाल महाजनपद। और आपको ये महाभारत की याद दिलाएंगे, क्योंकि कौशल नरेश की बात होगी, और जब पांचाल आएगा तो पांचाली की बात होगी। पांचाल नरेश, द्रुपद की बेटी पांचाली, जो कि महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। ये कहते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली वाला क्षेत्र है आपका पांचाल, जिसकी राजधानी अहिछत्र और काम्पिल्य है। अहिछत्र और काम्पिल्य है, और पांचाल से ही आपने नाम सुना होगा पांचाली। जो पांचाली कहते हैं, पांचाल महाजनपद की कहते हैं राजा की पुत्री थी, और 5 पांडवों की ये पत्नी थी पांचाली। ध्यान रखना, जिन्हें यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण यज्ञ सेना भी कहा जाता है। ध्यान रखना, पांचाली, फिर कौशल महाजनपद, पांचाल महाजनपद। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर मिल रहा है कुरु महाजनपद, और कुरु महाजनपद की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, आज के दिल्ली वाला क्षेत्र। दिल्ली वाला क्षेत्र, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। और आपको मालूम है कि इंद्रप्रस्थ कहीं ना कहीं पांडवों से संबंधित था, और कुरु ही बनेगा महाभारत का क्षेत्र, जिसे कहते हैं कुरुक्षेत्र। तो ये महाभारत की बार बार याद दिला रहा है, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ की राजधानी कुरु, कुरु ही बनेगा कुरुक्षेत्र। अगर हम थोड़े से नीचे आए तो यहाँ पर आपको मिलेगा सूरसेन महाजनपद, जिसकी राजधानी है मथुरा। सूरसेन महाजनपद, जिसकी राजधानी है मथुरा। और अगर हम आज के जयपुर वाले क्षेत्र में जाएं तो मत्स्य महाजनपद मिलेगा, जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी। मत्स्य महाजनपद मिलेगा, आज के राजस्थान वाला क्षेत्र, जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी। विराट नगर भी इसकी राजधानी मानी जाती है। विराट राजा का ये क्षेत्र था, विराट कोहली का नहीं, विराट राजा का ये क्षेत्र था। और पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास इन्हीं विराट राजा के यहाँ निकाला था। हम महाभारत की कहानी नहीं बता रहे, लेकिन इतिहास कहीं ना कहीं महाभारत से बहुत कोरिलेट होता है। पुरातत्व भी महाभारत की पुष्टि करता है। तो ध्यान रखना, मत्स्य महाजनपद की राजधानी स्वर्णगिरी। अब आ जाते हैं हम उससे नीचे, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में, आधुनिक मध्य प्रदेश के क्षेत्र में चेदी महाजनपद मिलेगा, और चेदी की राजधानी शुक्तिमती मिलेगी। बुंदेलखंड, चेदी, आज के चंदेरी वाला क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में है। चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी शुक्तिमती। और एक और चर्चित महाजनपद अवंती, जो कि मालवा में स्थित है। ध्यान रखना, अवंती महाजनपद जो कि मालवा में स्थित है। और अवंती महाजनपद की 2 राजधानी है, उज्जैनी, महाकाल की नगरी उज्जैनी अवंती महाजनपद की राजधानी थी। और एक महेशमती, जिसको आज महेश्वर के नाम से जाना जाता है। कहीं आप बाहुबली की कहानी में नहीं चले जाना, नहीं तो बाहुबली बोले जय महेशमती। उनका राज्य अलग था, वो किंवदंती था, लेकिन यहाँ
अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती। और आप याद रखना, इस मगध को अगर कोई चुनौती पेश करेगा तो वो केवल और केवल होगा अवंती महाजनपद। मगध की चुनौती के सामने अगर कोई खड़ा हो पाएगा, मगध को चुनौती दे पाएगा, तो वो होगा केवल अवंती महाजनपद। और वो क्यों चुनौती दे पाएगा उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे कि जब मगध महाजनपद का उद्भव होगा तो उसके कारक भी हम कुछ चर्चित के कारकों की भी चर्चा हम करेंगे। अब देख लेते हैं एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद। प्रश्न सीधा आता है कि 16 महाजनपदों में से एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है तो उसको कहा जाता है अस्मक महाजनपद, जिसकी राजधानी है पोटन। अधिकांश महाजनपद गंगा यमुना के दोआब वाले क्षेत्र में स्थित हैं। एकमात्र महाजनपद दक्षिण में है और 2 महाजनपद आज के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। इन महाजनपदों में आपको जाना पड़ेगा तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र को आपको जाना पड़ेगा। और एक महाजनपद जो बहुत चर्चित है, गांधार महाजनपद, जहां की थी दुर्योधन की मां धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, और जहां के थे गांधार नरेश शकुनी। ध्यान रखना, तो गांधार जिसकी राजधानी है तक्षशिला। और ये तक्षशिला कहते हैं कि प्राचीन भारत का सबसे पहला अगर विश्वविद्यालय कोई है तो वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय। नालंदा चर्चित है, लेकिन सबसे पहला नंबर अगर आता है तो वो तक्षशिला विश्वविद्यालय का आता है, जहाँ के आचार्य थे आचार्य चाणक्य, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा हुई थी। इसी तक्षशिला में बिंबिसार के राजवैद्य जीवक की भी शिक्षा संपन्न हुई थी। तो भारत का पहला विश्वविद्यालय, आप ध्यान रखना कभी एग्जाम में आए तो नालंदा नहीं लगाना, आना है उसका आंसर तक्षशिला। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। और कहीं ना कहीं आज जो अफगानिस्तान का एक क्षेत्र नाम आता है कांधार, वो कांधार कहीं ना कहीं गांधार से मिलता जुलता लगता है। तो ये अविभाजित भारत, ये अखंड भारत जिसकी बात हमेशा राष्ट्रवादी लोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं शत प्रतीत होता है कि पहले भारत छोटे छोटे देशों में नहीं बटा हुआ था, भारत अखंड था, एक था। और इसी अखंड भारत पर शासन करेंगे पहले शासक होंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्हें पहला चक्रवर्ती सम्राट बोला जाएगा। तो ध्यान रखना, ये गांधार महाजनपद, और इस गांधार महाजनपद के नाम पर एक मूर्ति कला भी आएगी जिसे हम कहेंगे गांधार मूर्ति कला। ठीक है, ये कंबोज, ये सबसे दक्षिण उत्तर पश्चिम में स्थित महाजनपद है जिसकी राजधानी है हाटंग। कंबोज महाजनपद जो कि उत्तर पश्चिम भारत के सबसे ज्यादा उत्तर पश्चिम वाले भाग में है, और ये महाजनपद पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। 2 महाजनपद ऐसे हैं जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, ध्यान रखना। एक महाजनपद दक्षिण भारत में है, बाकी के महाजनपद आपके मध्य भारत में ही मिलेंगे। और कुल 600 BC में 16 महाजनपदों की संकल्पना उभर कर आई, जिसकी स्पष्ट जानकारी देता है अंगोत्तर निकाय। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि मगध महाजनपद, जिसमें हमने 4 वंशों की बात की है, मगध महाजनपद में हमने 4 वंशों की बात की है। हर्यक पहला वंश है, शिशुनाग दूसरा वंश है, और आपका नंद तीसरा वंश है, और मौर्य चौथा वंश है। इन्हीं चारों वंशों के अंतर्गत ये मगध महाजनपद बन जाएगा मगध साम्राज्य। तो इसकी चर्चा हम करें तो ध्यान रखना, मगध साम्राज्य की चर्चा हम करें तो मगध साम्राज्य के साथ अनुकूल परिस्थितियां क्या थी उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। ध्यान रखना, मगध महाजनपद की जो अनुकूल पृष्ठभूमि है इसको एक बार हम मिटा लेते, फिर से भारत का मैप बनाएंगे और उसकी सार्थक चर्चा हम करते चलेंगे। ये है 16 महाजनपद, ध्यान रखना। अब
भारत को ड्रॉ करते हैं फिर से, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अविभाजित भारत को ड्रॉ करना है। ज़्यादा नहीं फैलाएंगे हम। ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, और ये नहीं रहेगा। ये 1947 में आया है। 1947 के पहले ये रेखा नहीं थी। आप इसको भी हटा सकते हैं, ये भी नहीं। और ये हो गया अखंड भारत। अटक से कटक तक, उड़ीसा के हाईकोर्ट वाले क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, अटक अफगानिस्तान का। और ये जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी, ये पूरा अखंड भारत आपका हो गया है। ठीक है, यहाँ पर है मगध महाजनपद। सारी प्रक्रिया को हम समझते चलेंगे और सीधा सीधा मेंस का एक लॉन्ग आंसर तैयार हो जाता है कि मगध महाजनपद के उद्भव के कारणों को समझाइए। क्यों मगध महाजनपद इतना ताकतवर हो गया, तो उसके कारणों को देखेंगे। सबसे पहले उसकी भौगोलिक अवस्थिति सबसे इम्पोर्टेंट है। भौगोलिक अवस्थिति, उसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो उसको बहुत मारक बना देती है। और भारत का भले वो केंद्र नहीं है, लेकिन भारत का केंद्र बन जाएगी कौन? मगध महाजनपद। एक समय भारत का शासन इसी मगध से चलेगा, इसी मगध से चलेगा, भारत की धुरी रहेगा ये मगध महाजनपद। तो इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है कि गंगा यमुना दोआब, जो आपका ये गंगा यमुना दोआब है, अच्छा उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ गंगा यमुना दोआब के निचले क्षेत्र में ये बसा हुआ है। तो इसको अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां मिली हैं, कृषि योग्य भूमि है, संसाधनों की प्रचुरता है, संसाधनों की प्रचुरता है, कृषि योग्य भूमि है, फसल उत्पादन सिंचाई के संसाधन हैं, फसल उत्पादन जबरदस्त है। यहाँ पर जनसंख्या को बढ़ने के लिए अनुकूल कारक हैं। यहाँ पर जनसंख्या को बढ़ने के लिए अनुकूल कारक हैं। यहाँ पर ये केवल हम भूगोल वाले भाग में बात कर रहे हैं, उसका एक कारक की अनुकूल भौगोलिक अवस्थिति, जिसमें सिंचाई की सुविधाएं हैं, जल की उपलब्धता है, और जल की उपलब्धता है तो कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि है तो अच्छी फसलें, और अच्छी फसलें हैं तो कहते हैं उत्पादन ज़्यादा होगा, अधिशेष उत्पादन होगा, और शिल्प कला उद्योगों का विकास भी होगा, और नगरीकरण की प्रक्रिया यहाँ तीव्रता से बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें भूगोल में कहते हैं समाहित हो जाती हैं। और एक और चीज भौगोलिक अवस्थिति में आ जाएगी, इसकी जो राजधानियां थी वो सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। भूगोल में अर्थ भी समाहित हो जाएगा। जब आप भूगोल बात करते हो तो भूगोल में आर्थिक पक्ष की भी चर्चा होती है। तो ये जो लोकेशन है ये आर्थिक रूप से बहुत ही जबरदस्त है, और आगे चल के मगध सारे महाजनपदों से लीड ले लेगा। उसका एक कारक है ये, और कारक नहीं है। और दूसरे कारकों में सामरिक बोले तो रक्षा की दृष्टि से इसके दो जो किले हैं, राजगृही और पाटलिपुत्र, वो दोनों के दोनों, राजगृही और पाटलिपुत्र दोनों के दोनों सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। सामरिक रूप से आप बोलोगे क्या, तो बोले रक्षा के दृष्टि से राजगृही एक जो है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, 5-6 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, और पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है, इसलिए वहां पर आक्रमण करना आसान नहीं है। राजगृही का जो दुर्ग है वो उसे अभेद बनाता है। और ऐसे ही जो पाटलिपुत्र है वो 2 से 3 नदियों के संगम पर है, जिसकी रचना
उदयन ने उदयभद्र ने की थी और बाद में मगध महाजनपद की स्थायी राजधानी बन गया था पाटलिपुत्र। ध्यान रखना, तो ये एक जल दुर्ग है। 2 से 3 ओर से गंगा यहाँ मिलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी यहाँ मिलती है और पुनपुन नदी का भी कहते हैं संगम यहाँ होता है। तो जो पाटलिपुत्र का दुर्ग है वो 3 ओर से नदियों से घिरा है। तो अगर किसी के पास जल सेना होगी तभी वो पाटलिपुत्र पर अटैक कर पाएगा, और उस समय जल सेना नौसेना का होना थोड़ा सा दुर्लभ है। तो मगध के शासक तो आक्रमण कर देते थे, लेकिन दूसरे शासक मगध पर आक्रमण करने में संभव नहीं थे। तो ये सामरिक एडवांटेज मिली थी किसको? मगध को। तो ये भौगोलिक हमने बात कर ली, पूरी भौगोलिक हमने बात कर ली। भौगोलिक अवस्थिति, भौगोलिक आर्थिक कारक जो कि मगध के उद्भव के लिए इम्पोर्टेंट थे। सामरिक स्थिति मगध की, सामरिक स्थिति, सामरिक बोले तो रक्षा की दृष्टि से भी उसके किले जो थे वो बहुत जबरदस्त सामरिक थी। अच्छा, सामरिक में हम आपको एक चीज बताएं, जैसे यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ रही कि पाटलिपुत्र पर अटैक नहीं कर सकते थे। आज की दुनिया में या पिछले समय में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के समय में, यहाँ हम मैप नहीं बना सकते वर्ल्ड का, लेकिन आप ध्यान रखना कि ब्रिटेन जो था, ग्रेट ब्रिटेन, वो समुद्र के बीचों बीच है, द्वीप है। तो यूरोप के दूसरे देशों पर तो आक्रमण कर देते थे, ब्रिटेन को छोड़ के। ब्रिटेन पर आक्रमण नहीं कर पाते थे क्योंकि ब्रिटेन को आक्रमण करने के लिए उन्हें इंग्लिश चैनल को पार करना पड़ेगा और उन्हें मजबूत नौसेना चाहिए होगी, जबकि स्वयं ब्रिटेन की मजबूत थी नौसेना। तो यूरोप के दूसरे राष्ट्र कहते हैं ब्रिटेन पर आक्रमण करके उसको कभी तहस नहस नहीं कर सके, इसलिए ब्रिटेन का साम्राज्य पूरी दुनिया में था। अब ब्रिटेन को छोड़ दो, अब अमेरिका को देख लो। आज यूएसए, एक तरफ अटलांटिक महासागर और एक तरफ प्रशांत महासागर। अगर आपको यूएसए पर अटैक करना है तो आपको नौसेना या वायुसेना चाहिए पड़ेगी, जबकि उसके पास सेना भी मजबूत है। तो इसलिए आज भी वो भी पाटलिपुत्र की तरह अवैध जल दुर्ग है जिस पर आक्रमण करने की व्यक्ति कभी सोच नहीं सकता। जबकि भारत जैसे देश पर उत्तर पश्चिम से कब से आक्रमण हुए हैं, उत्तर पश्चिम से भारत पर लगातार आक्रमण हुए हैं और भारत की संपदा को लूटा गया है। ऐसा अमेरिका और दूसरे देशों के साथ नहीं हुआ। उसके बाद भी भारत आज इतना संपन्न है, जिस देश को कहा जाता था सोने की चिड़िया, उस देश की उत्तर पश्चिम की सीमा उसके लिए थोड़ी सी हानिकारक सिद्ध हुई। जबकि हम एक देश बता रहे हैं, अमेरिका जिसे दुनिया की पावर माना जाता है, वो उस पाटलिपुत्र की तरह, उस मगध की तरह अभेद है। कभी कभी सामरिक और भौगोलिक परिस्थितियां भी किसी देश के भविष्य निर्माण में बड़ी भूमिका निभाती हैं। खैर, यहाँ हम चर्चा को विराम देंगे और आगे बढ़ाते हैं चर्चा को कि मगध के उद्भव में भौगोलिक अवस्थिति, सामरिक कारक, आर्थिक भौगोलिक अनुकूल परिस्थितियों के अलावा और क्या है जो मगध को उद्भव होने में सहयोग करेगा, अनुकूलता प्रदान करेगा, वो क्या है। एक चीज और है कि जो मगध वाला क्षेत्र है, इसमें जंगल जब लोहे से काटे गए और जंगल काटे गए तो जंगल में मिले हाथी। इस क्षेत्र में हाथी बहुत हैं और हाथियों से बनी गज सेना, और ये गज सेना और किसी महाजनपद के पास उपलब्ध नहीं थी। इसी गज सेना से डर गया था सिकंदर महान। वो तो पश्चिम के इतिहासकार उन्हें महान कहते हैं, और वो सिकंदर यहाँ झेलम नदी पर तो पूरब से लड़ेंगे, लेकिन व्यास नदी तक आते आते वो भारत से अपना मार्ग बदल देंगे। लौट गए थे व्यास नदी से, क्योंकि उन्हें मालूम था कि घननंद के पास बहुत बड़ी गज सेना है, और ये गज सेना मगध के कहते हैं सामरिक या सैन्य अस्त्र के रूप में बनी। और ये गज जो है वो किले का गेट तोड़ने में बड़ा माहिर है। आपने और भी फिल्मों में हाथी
की बड़ी भूमिका देखी होगी, चाहे वो बाहुबली हो या कोई भी हो। तो गज सेना और साथ में ये दलदल में भी चलने में सक्षम थे। तो इस गज सेना ने एक एडवांटेज प्रदान कर दी इसको, मगध महाजनपद को। तो और सामरिक चीजें जुड़ गई यार, गज सेना भी आ गई इनके पास, और किसी के पास गज सेना है नहीं। हालांकि साउथ में फिर भी हाथी बहुत है, लेकिन दक्षिण में कोई ऐसा ताकतवर महाजनपद नहीं था। ठीक है, एक चीज और है कि इस वाले क्षेत्र में जो झारखंड बिहार वाला क्षेत्र है, उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहाँ लोह संसाधन प्रचुर मात्रा में है। खनिज संसाधनों में लोहे की भरमार है, और लोहे की भरमार है तो उसी लोहे से बनाए गए हथियार, गजसेना भी मिल गई, लोहा भी मिल गया, अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति भी है, सामरिक कारण भी है। अब एक चीज और जुड़ जाएगी, लोहा, इतना ज्यादा लोहा और कहीं नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि अवंती महाजनपद जो छत्तीसगढ़ वाले भाग को कवर करेगा, मध्य प्रदेश वाले भाग को कवर करेगा, वहां भी लोहा है, आज भी है। तो उनके पास लोहा था, तो उनके पास भी हथियार थे। इसीलिए वो अवंती एक समय तक मगध की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार दिखा। बाकी के महाजनपद मगध की चुनौती का सामना नहीं कर सके, और मगध ने उन्हें अपने में समाहित कर लिया, और मगध महाजनपद से बन गया मगध साम्राज्य। और इतना बड़ा साम्राज्य कि वो आज के 4 देशों को अपने में शामिल कर लेगा। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अफगानिस्तान के अटक से लेके उड़ीसा के कटक तक था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, ये चारों थे, ध्यान रखना, चारों थे। और इस बात का प्रमाण इससे मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के तो कोई विशिष्ट प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन अशोक के सारे अभिलेख इस क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाती थे। तो ध्यान रखना, अशोक के अभिलेखों का मिलना चंद्रगुप्त मौर्य के अशोक के क्षेत्र की, अशोक सम्राट अशोक के क्षेत्र की पुष्टि करता है। कोई और प्रमाण तो नहीं है, लेकिन पुरातात्विक प्रमाण इतिहास में सबसे अकाट्य माने जाते हैं, और ये अकाट्य प्रमाण कहते हैं कि नहीं, वो भारतीय उपमहाद्वीप अखंड भारत की संकल्पना सही है, कहीं गलत नहीं है। और पहला भारत का साम्राज्य था मगध साम्राज्य। अब एक चीज और जुड़ जाती है मगध साम्राज्य के उद्भव के कारणों में। आप ध्यान रखना, अगर आप इन घटकों को बहुत अच्छे से सुनेंगे, जोड़ेंगे, तो एक अगर लॉन्ग आंसर कभी आता है या एक बहुत बड़ा प्रश्न लिखने आता है कि मगध महाजनपद के उद्भव के कारणों पर प्रकाश डालिए, तो आप मगध महाजनपद के उद्भव के प्रकाश को या कारणों को आसानी से बता सकते हो। अब एक चीज और जोड़ दो उसमें कि योग्य नेतृत्व, अगर लीडरशिप अच्छी ना हो, दिशा निर्देश सही ना मिले, मार्गदर्शन सही ना मिले, महत्वाकांक्षी लोग ना हो, तो उस राज्य का विकास नहीं होता है। एक समय तक महत्वाकांक्षा सही भी होती है, एक समय तक मार्गदर्शन की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वो मिला मगध को। मगध में 4 वंश हुए, हमने बताए थे, हर्यक, जिसमें होंगे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। फिर आएगा शिशुनाग वंश, जिसमें खुद शिशुनाग, उनके वंश के चर्चित कालाशोक। फिर आएगा नंद वंश, जिसमें महापद्मनंद सबसे चर्चित सम्राट, उन वंशों की भी चर्चा हम आज करेंगे। और फिर आपके कहते हैं घननंद, और घननंद को पराजित करने के बाद बैठेगा चंद्रगुप्त मौर्य, और वो चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के उत्तराधिकारियों को पराजित करेगा, और उसकी सीमा उत्तर पश्चिम भारत तक, आपके अफगानिस्तान तक पहुंच जाएगी, और अखंड भारत की संकल्पना अस्तित्व में आ जाएगी। और उन्हीं के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के मार्गदर्शक थे आचार्य चाणक्य, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, और वो अर्थशास्त्र मौर्य शासन प्रशासन की रीढ़ मानी जाती है। और उन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज थे आपके सम्राट अशोक, जिन्हें भारत में अशोक महान बोला जाता है। तो ध्यान रखना, ये एक पॉइंट हुआ किसका, योग्य और महत्वाकांक्षी शासकों का। हमने जो चर्चा की थी, अनुकूल भौगोलिक अवस्थिति, सामरिक अनुकूल स्थिति, सामरिक किले थे, उसके अलावा अनुकूल आर्थिक भौगोलिक परिस्थितियां, अनुकूल आर्थिक भौगोलिक परिस्थितियों के अलावा फिर हमने देखे थे कि गज सेना, फिर लोहे के संसाधन, फिर योग्य शासक, इतने सारे कारक मिल रहे हैं
तो कोई महाजनपद तरक्की क्यों नहीं करेगा। और साथ में ये वैदिक क्षेत्र से थोड़ा सा बाहर था, वैदिक गैर वैदिक क्षेत्र था, नया नया डेवलप हुआ क्षेत्र था, क्योंकि वैदिक क्षेत्र मुख्यतः यहाँ सप्तसिंधु क्षेत्र में और इस वाले क्षेत्र में उत्तर वैदिक क्षेत्र था। तो ये नया नया क्षेत्र था, तो यहाँ की जो जनता थी वो रूढ़ी विरोधी थी, वो आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा लेने वाली जनता थी और नए नए प्रयोगों का समर्थन करने वाली जनता थी। इसने कभी भी रूढ़िवादिता का परिचय नहीं दिया, खुले विचारों का, आधुनिकता का समर्थन इन्होंने दिया। मगध की बात करते हुए मैं बहुत बहुत उस अमेरिका की याद आती है, यूएसए की याद आती है, जो दुनिया का अगवा देश बना हुआ है, जहां पर यूएनओ का मुख्यालय है। यूएनओ दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, लेकिन उसका मुख्यालय, उसका हेडक्वार्टर, उसका सब कुछ अमेरिका में ही है। और वहाँ की जनता भी रूढ़ी विरोधी, विकास पसंद मानी जाती है। तो यहाँ हम अमेरिका तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन मगध महाजनपद के उद्भव और उसके उद्भव के कुछ कारक हमें समान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ मगध महाजनपद के उद्भव के कारण। अब हम बात कर लेते हैं मगध महाजनपद के उन 4 वंशों के शासकों की, और जाते जाते हम उन शासकों के वंशों की और उनके उपलब्धियों की चर्चा भी आज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ हम एक बार फिर से ये सारी कारक वाली कहानी खत्म कर देते हैं और यहाँ हमारे वंश आ जाएंगे। सबसे पहले हर्यक वंश की हम चर्चा करेंगे। पहला वंश है हर्यक, दूसरा है शिशुनाग। मगध महाजनपद के वंशों की हम चर्चा कर रहे हैं। जो मगध महाजनपद है, जो बनेगा मगध साम्राज्य। तीसरा वंश है नंद और चौथा वंश है मौर्य, और यही मौर्य वंश बनेगा मौर्य साम्राज्य, जिसके होंगे चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक। ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही भारत के इतिहास को जानने में बड़ी मदद करता है। अखंड भारत, चक्रवर्ती सम्राट, आचार्य चाणक्य, सिकंदर का आक्रमण, सारी चीजों को जानने में ये हमारा टॉपिक बड़ी मदद करता है। हर्यक वंश की हम बात करें तो इसका नाम बड़ा अपने आप में एक शब्द को समाहित किए हुए है, अर्थ को समाहित किए हुए है कि पिता के प्राणों को हरने वाला वंश। पिता के प्राणों को जो वंश हरता है, अर्थात इस वंश में पिता के प्राण पुत्रकों के द्वारा हरे जाते हैं, इसलिए इसे हर्यक या पितृहंता वंश भी कहते हैं। बड़ा थोड़ी विडंबना वाला वंश है कि जिस भारत में पिता की आज्ञा के लिए बेटे ने अपना सिंहासन त्याग दिया था और 14 वर्ष का वनवास ले लिया था, उस राम के देश में एक वंश ऐसा भी है जहाँ पिता की हत्या बेटे के द्वारा की जाती है। पिता के प्राण हारने के कारण इस वंश को कहते हर्यक वंश, और इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ये वंश 544 बीसी से लेके 412 बीसी तक बैठेगा। 412 बीसी तक इसका शासन रहेगा। ये मगध महाजनपद का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है। इसे नाम दिया गया हर्यक वंश, और इसके संस्थापक हैं बिंबिसार। और बिंबिसार के बेटे होंगे अजात शत्रु, जो हत्या करेंगे बिंबिसार की, और बिंबिसार की हत्या करके उनके बेटे बैठेंगे गद्दी पर अजात शत्रु, और अजात शत्रु की हत्या करेंगे उनके बेटे उदयन। हमने कहा था पिता की हत्या हमेशा बेटे द्वारा की जाएगी, तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की। और ये वंश हर्यक वंश इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना आप, बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बिंबिसार जो पहले शासक हैं, इनकी मगध महाजनपद को मगध साम्राज्य बनाने में बड़ी भूमिका है। हल्की हल्की हम चर्चा सबकी कर लेंगे और क्लास के अंत तक हम मौर्य साम्राज्य तक
पहुंच जाएंगे। तो ध्यान रखना, बिंबिसार की उपलब्धियां कुछ हैं कि एक तो इन्होंने सबसे पहले अंग महाजनपद को पराजित किया, जो अंग सबसे पूर्व में था उसको पराजित किया और उसको मगध में मिला लिया। अंग को पराजित किया और उसको मगध में मिला लिया। इस बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता है, सेना रखने वाला भी कहा जाता है, और ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे। महावीर के भी ये रक्त संबंधी थे बिंबिसार। और इन बिंबिसार ने, कहते हैं, मगध साम्राज्य की यात्रा का शुभारंभ किया था। मगध साम्राज्य बनने की यात्रा का शुभारंभ किया था किसने? बिंबिसार ने। और बिंबिसार एक चीज के लिए और बड़े जाने जाते हैं कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्धों का सहारा तो लिया, कूटनीति का भी सहारा लिया और वैवाहिक नीति का भी सहारा लिया। वैवाहिक नीति का भी सहारा इन्होंने लिया। भारतीय इतिहास में पहले व्यक्ति हैं जो वैवाहिक संबंधों का प्रयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने में करेंगे। कहने का मतलब क्या? आज तो बहुत से लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि शादी संबंध अच्छी जगह हो, इसके लाभ लिए जा सकें। ऐसे ही पहले शासक थे बिंबिसार, और जिन्होंने भारत में ये परंपरा स्थापित की थी कि वैवाहिक संबंधों का राजनीतिक उद्देश्य से उन्होंने सदुपयोग किया था। और उन्होंने 3 विवाह किए थे। उनके 3 विवाहों का उल्लेख मिलता है। पहला विवाह किया था उन्होंने चेटक की बहन चेलना से, जिस चेलना से जन्मे थे अजात शत्रु। दूसरा विवाह किया था उन्होंने कौशल नरेश प्रसेनचित्त की बहन महाकौशला से। और तीसरा विवाह किया था उन्होंने पंजाब नरेश की बहन क्षेमा से, मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से। और उन वैवाहिक संबंधों का उन्होंने राजनीतिक हित के लिए सदुपयोग किया। तो आप मान सकते हैं कि पहले राजनीतिक हैं भारत में जो वैवाहिक संबंधों का भी डिप्लोमेटिक तरीके से सदुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का काम करता है, आदर्श का काम करता है। तो बिंबिसार की ये देन ये भी है। 3 विवाह उन्होंने किए। बिंबिसार श्रेणिक थे, सेना रखने वाले कहे जाते थे, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। भगवान महावीर के तो ये कहते हैं रक्त संबंधी मौसा कह सकते हैं आप उसको, कि चेलना की बहन, चेटक की बहन चेलना से विवाह हुआ बिंबिसार का, और चेटक की ही बहन से विवाह हुआ था महावीर स्वामी के पिता का। तो ध्यान रखना, ये उनके रक्त संबंधी भी कहला है। ठीक है, अजातशत्रु और बिंबिसार महावीर स्वामी जो हैं वो मौसेरे भाई हैं। खैर यहाँ हम रक्त संबंध नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आप याद रखना कि बिंबिसार भगवान महावीर के रक्त संबंधी थे और बुद्ध का भी बहुत सपोर्ट करते थे, उनके मित्र थे। और बुद्ध जब बीमार हुए तो बुद्ध की सेवा के लिए उन्होंने अपने खास राजवैद्य जीवक को भेजा। एक व्यक्ति और बार बार आता है एग्जाम में, जीवक राजवैद्य है, एक गणिका का बेटा है, सालवती का बेटा है, जिसका लालन पालन बिंबिसार के किसी बेटे ने किया और तक्षशिला में उनकी शिक्षा हुई। और इन जीवक का भी सदुपयोग बिंबिसार ने किया था। अवंती के राजा चंड प्रगोप्त के पीलिया रोग के इलाज के लिए उन्होंने वहां उन्हें भेजा था। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, पीएससी स्टेट सर्विस के एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता था कि जीवक को किसके इलाज के लिए भेजा था। तो जीवक को अवंती जो इनका प्रतिनिधि था उनके चंड प्रगोप्त के इलाज के लिए उन्होंने एक राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो आयुर्वेदाचार, आयुर्वेद के विद्वान जीवक बिंबिसार के राजवैद्य थे। और समय समय पर जीवक ने भगवान बुद्ध की भी चिकित्सा की थी। अब बिंबिसार को उनके बेटे मार देंगे। अच्छा, इन्होंने ही गिरिवज्र की स्थापना की थी, जिसे आगे चल के राजगृही कहा जाता है। तो ये सारी उपलब्धियां किसकी हो गई? बिंबिसार की हो गई। इतने तथ्य हो गए कि अगर कोई आंसर आ जाए लिखने मीन्स में तो आप आसानी से बिंबिसार की उपलब्धियां लिख सकते हो। सामरिक उपलब्धि, राजनीतिक उपलब्धि, सांस्कृतिक उपलब्धि, आपके
कहते हैं वैवाहिक संबंधों के क्षेत्र की उपलब्धि, ये सारी उपलब्धियां हैं। कूटनीति भी उनकी है और एक बहुत बड़ी चीज दुनिया को दे गए, भारत को दे गए, वैवाहिक संबंधों का सदुपयोग कैसे किया जाए। खैर, तो आगे बढ़े इसके बाद, और ये आज भी है निरंतरता के रूप में। इतिहास कहता भी है कि निरंतरता और परिवर्तन के क्रम में वह तथ्य, वह विचार कहाँ तक प्रासंगिक है। तो निरंतरता और परिवर्तन के यात्रा में ये तत्व, ये विचार आज भी प्रासंगिक है, बिल्कुल है यार। खैर, हम राजनीतिकों के नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप अपने आसपास देखेंगे तो वैवाहिक संबंधों से जुड़े हुए कई लोग आपको दिख जाएंगे जो केवल उस वैवाहिक संबंध की वजह से ही मुख्य पटल पे हैं। उनकी उपलब्धि ही वह वैवाहिक संबंध है। खैर, कहानी आगे बढ़ा देते हैं हम, और बिंबिसार के बाद आ जाते हैं उनके बेटे अजात शत्रु, क्योंकि हमें कम से कम मगध के ये 3 वंशों की चर्चा और मौर्य साम्राज्य तक वहां पहुंचना है। अजात शत्रु की उपलब्धि 492 बीसी में वो गद्दी पर बैठे, 492 तक बिंबिसार थे और 460 बीसी तक उनका शासन है। अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो, उन्हें कुणिक भी कहा जाता है। अजात शत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। और अजात शत्रु ने भी मगध का विस्तार किया, पिता के काम को आगे बढ़ाया। उनने अंग को पराजित करके साम्राज्य में शामिल किया था। इन्होंने काशी और वैशाली को पराजित किया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। ये कुछ नवीन हथियार भी लेके आए थे, रथ मूसलक और महाशिला कंटक। रथ मूसलक और महाशिला कंटक 2 नवीन वेपन्स, न्यू वेपन्स, नए हथियार, युद्ध में नई प्रौद्योगिकी लेके आए थे। कौन? अजात शत्रु। और अजात शत्रु ने, कहते हैं कि कौशल नरेश से भी लड़ाई की बार बार, बाद में चल के एक बार वो जीते, एक बार हारे और फिर समझौता हो गया, लेकिन वैशाली को और काशी को मगध में मिलाया और मगध साम्राज्य की यात्रा आगे बढ़ाई। सबसे बड़ी उपलब्धि अजात शत्रु की क्या है, बिंबिसार के बेटे कि इन्हीं के समय में 483 बीसी में मृत्यु हुई गौतम बुद्ध की। तो 483 बीसी में अजात शत्रु ने ही बौद्ध धर्म को संरक्षित करने के उद्देश्य से बुलाई थी पहली बौद्ध संगति। अपनी राजधानी राजगृही की 7 पर्णी की गुफा में, और महाकश्यप ने की थी इसकी अध्यक्षता। 483 बीसी में पहली बौद्ध संगति हुई और भगवान बुद्ध की मृत्यु, महापरिनिर्वाण अजात शत्रु के काल में हुआ। तो इन पे जिम्मेदारी आई बौद्ध धर्म को संरक्षित करने की, कि बुद्ध तो चले गए, उनके उपदेश, उनकी शिक्षाएं कैसे संग्रहित रहेंगी। तो इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित की, और कहते हैं उन्हीं के 2 शिष्यों को, आनंद को सुत्त पिटक लिखने का उत्तरदायित्व मिला और उपाली को विनम पिटक लिखने का, कहते हैं, उत्तरदायित्व मिला। तो 2 पिटक उभर के आए जो बौद्ध धर्म के, बौद्ध साहित्य के आधार स्तंभ हैं। तो ये सारा श्रेय दिया जाता है अजात शत्रु को। और आप ध्यान रखना, पूरे मगध महाजनपद के काल के दौरान 3 बौद्ध संगति हो जाएंगी। पहली बौद्ध संगति हर्यक वंश के अजात शत्रु के काल में, दूसरी बौद्ध संगति शिशुनाग वंश के काल अशोक के काल में, और तीसरी बौद्ध संगति सम्राट अशोक, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के काल में। तो जब तक महाजनपद मगध रहेगा, मगध साम्राज्य रहेगा, बौद्ध धर्म का भी बोलबाला भारत में रहेगा। और बुद्ध खुद बिंबिसार के और अजात शत्रु के समकालीन है। और इसी समय में बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म भी बहुत उभार पर रहेगा, और सनातन धर्म संस्कृति या वैदिक धर्म जो है उसका थोड़ा सा पराभव इस काल में होगा। अब देखना, पूरे मगध महाजनपद के जो वंश हैं वो कहीं ना कहीं, हर्यक या तो बौद्ध है या जैन है, हर्यक वंशी। शिशुनाग भी जैन या बौद्ध है। नंद तो प्योर जैन धर्म को मानते हैं। मौर्य साम्राज्य के अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि बन के मरे थे, संलेखना हुई थी, और अशोक बौद्ध थे, आपको मालूम। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि वैदिक संस्कृति पराभव की ओर गई, लेकिन मौर्योत्तर काल में इनके बाद वो वैदिक संस्कृति वापसी करेगी और इन धर्मों का पतन शुरू हो जाएगा। चर्चा कभी फिर हम और करेंगे। ध्यान रखना, यहाँ अब हम
उदयन की बात कर लें और उदयन के बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश तक हम पहुंचेंगे। ध्यान रखना यहाँ शिशुनाग वंश, अच्छा उदयन की बात कर लें, उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया, उनके बेटे, परंपरा है पिता को कौन मारेगा, बेटा। बिंबिसार को किसने मारा, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु को कौन मारेगा, उदयन। हालांकि उदयन के बाद के शासक नहीं मिलते हैं, नाल दशक और दूसरे नाम मिलते हैं, लेकिन उनका बहुत उल्लेख नहीं मिलता। ये वंश 412 तक चला, लेकिन उदयन के बाद कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं। उदयन की एक उपलब्धि है, ये जैन धर्म को मानते थे और उदयन के साथ एक चीज थी कि उदयन ने पाटलिपुत्र का दुर्ग बनाया था और पाटलिपुत्र ही आगे चल के बनी थी मगध महाजनपद की तीसरी राजधानी। और उस पाटलिपुत्र को कुसुमपुर भी कहते हैं। गंगा यमुना के दोआब पर बनी थी, गंगा और सोन नदी के संगम पर बना था एक दुर्ग जिसे बोला गया पाटलिपुत्र। तो ये पाटलिपुत्र बनवाया था उदयन ने, उदय भद्र ने। फिर कहते हैं कि जब छोटे छोटे शासक और हुए, इनके बाद और शासक हुए जिनका विशिष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, उसके बाद जनता ने इन पितृहंताओं को हटाकर शिशुनाग को गद्दी पर बैठा दिया और शिशुनाग वंश जो है वो 412 बीसी से गद्दी पर बैठा और 344 बीसी तक लगभग शिशुनाग वंश का शासन रहा। ध्यान रखना 412 से लेके 344 बीसी तक शिशुनाग वंश का शासन रहेगा। शिशुनाग वंश की हम कहानियां बताएं और शिशुनाग वंश के संस्थापक माने जाते हैं शिशुनाग वंश, शिशुनाग डायनेस्टी 412 बीसी से लेके ये 344 या 45 बीसी तक रहेगा। शिशुनाग वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि जो अवंती हर्यक वंश से पराजित नहीं हुआ था, उस अवंती को ये पराजित करके मगध साम्राज्य में मिला देंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि है शिशुनाग वंश की। अवंती ही चुनौती दे रहा था किसको, मगध को। और एक और काम है कि ये राजधानी को वैशाली ले गए पाटलिपुत्र से। हालांकि बाद में राजधानी स्थानांतरित कर ली गई पाटलिपुत्र फिर से, ठीक है, लेकिन शिशुनाग वंश की उपलब्धि अवंती को पराजित करके मगध साम्राज्य में मिलाना और राजधानी वैशाली ले जाना। लेकिन वैशाली से फिर राजधानी पाटलिपुत्र हो गई थी। लेकिन इस वंश के सबसे चर्चित शासक जो हैं कालाशुक, जिन्हें काकवर्ण कहा जाता है। अजातशत्रु को कुणिक कह रहे थे, इन्हें काकवर्ण कहा जाता है। अशोक से मिलता जुलता नाम है। और ये दूसरी बौद्ध संगति 383 बीसी में, 483 बीसी के 100 साल बाद ये दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन करेंगे वैशाली में। हालांकि राजधानी पाटलिपुत्र हो गई थी, वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन करेंगे कालाशोक, जो कि इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। ये शिशुनाग वंश हो गया। अब शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश। यहां देख लेते हैं, ये मगध महाजनपद का सबसे छोटा शासन करने वाला वंश है और ये 344 बीसी से लेके 322 या 23 बीसी तक शासन करता है। और इसके सबसे चर्चित और संस्थापक महापद्मनंद माने जाते हैं। ये सब बहुत महान सम्राट हैं, महापद्मनंद माने जाते हैं। और कहा जाता है कि अभी तक के मगध के ये सबसे चर्चित सम्राट हुए महापद्मनंद। इन्हें एक छत्र भी कहते हैं, एक राट भी कहते हैं। एक राट बोले तो जिसने चारों दिशाओं को जीत लिया। जैसे एक ऐत्रेय ब्राह्मण है, उसमें बताया गया है कि भारत के उत्तर में जो है, भारत के पूर्व में जो है वो साम्राज्य है और इसका प्रमुख होता है सम्राट। पश्चिम में जो है वो स्वराज्य है और इसका प्रमुख होता है स्वराट। ये दक्षिण में भोज है और इसका प्रमुख होता है भोज
भोज राज है और राजा भोज है। यहाँ राजा उत्तर भारत में है और उसके क्षेत्र को राज मध्य भारत में कहते हैं। वैराज के राजा को कहते हैं विराट। ये एकदम धुर उत्तर भारत में है। ये एक संकल्पना है राजा की। आपको मालूम होगा मगध में, मगध के क्षेत्र को मगध साम्राज्य कह रहे हैं और उसके राजा को कह रहे हैं सम्राट। आपको मालूम है कि पश्चिम भारत में राज्य के क्षेत्र को स्वराज्य कह रहे हैं। शिवाजी अपने क्षेत्र को क्या कहते थे? स्वराज्य। बाल गंगाधर तिलक क्या कहते थे? कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। समझना आप इस चीज को। तो ऐतरेय ब्राह्मण में ये चीज बहुत अच्छे से बताई गई है कि उत्तर में मध्य भारत में राज और राजा और राज्य, उत्तर में वैराज और विराट, पूर्व में साम्राज्य और सम्राट, पश्चिम में स्वराट और स्वराज, दक्षिण में भोज और भोज। लेकिन वेरा आपके एक राट किसको कह रहे हैं? जो चारों दिशाओं को जीत ले, जो चारों दिशाओं को जीत ले, संपूर्ण भारत को जीत ले, उसको एक राट कहते हैं। और वो एक राट थे कौन? महापद्मनंद। उन्हें एक छत्र भी कहते हैं, उन्हें एक राट भी कहते हैं, और उन्हें भार्गव भी कहते हैं, उन्हें सर्वछत्रांक भी कहते हैं। भार्गव बोले तो परशुराम का अवतार भी इन्हें महापद्मनंद को बोला जाता है। इनके बारे में और कुछ फैक्ट और भी है महापद्मनंद के बारे में कि कलिंग को जीतने वाले पहले शासक हैं। कलिंग को जीतने वाले पहले शासक महापद्मनंद हैं और दूसरे हैं सम्राट अशोक। और इन्होंने ही कलिंग में सबसे पहले खुदवाई थी नहरें। भारतीय इतिहास में सबसे पहले नहरें खुदवाने का उल्लेख किसी शासक के साथ जुड़ा है तो वो है महापद्मनंद। और इस बात की पुष्टि उड़ीसा या कलिंग के क्षेत्र के जैन शासक चेदी कहते हैं। कलिंग राज खारवेल एक हुए हैं, उनका एक अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है कि हाँ, महापद्मनंद ने अटैक किया था। एक जैन प्रतिमा, जैन भगवान की प्रतिमा, तीर्थंकर की प्रतिमा उठाकर वो मगध ले गए थे और उन्होंने ही भारत में पहली बार नहरें खुदवाई थी। ध्यान रखना, नहरों से भी बहुत प्रश्न आ जाते हैं। तो सबसे पहले नहरें खुदवाई थी महापद्मनंद ने। और इन्हीं महापद्मनंद के बेटे होंगे फिर आपके, इन्हीं के समकालीन महापद्मनंद के एक व्याकरणाचार्य थे पाणिनि। भारत में सबसे पहले अगर व्याकरणाचार्य कोई है तो वो पाणिनि है और वो महापद्मनंद के समकालीन थे, जिन्हें एक राठ, एक छत्र, भार्गव बोला जा रहा है। बहुत महाप्रतापी शासक महापद्मनंद। और इन्हीं के बेटे थे घनानंद। और जिन घनानंद के काल में कहते हैं सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण हुआ था। सिकंदर पूरी दुनिया को जीतते हुए, दुनिया तो नहीं कहेंगे, यूरोप को जीतते हुए, पश्चिम एशिया को जीतते हुए, वो तो पश्चिम के इतिहासकारों ने इतिहास लिखा इसलिए उन्हें विश्व विजेता बोल देते हैं। कहते हैं आपके नंद वंश के घनानंद, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। ये महापद्मनंद के बेटे थे और ये उनके उत्तराधिकारी बने घनानंद। और घनानंद के काल में ही सिकंदर का आक्रमण हुआ 326 बीसी के समय में भारत पर। और इन घनानंद के डर से ही सिकंदर महान झेलम नदी का युद्ध तो लड़ेगा पोरस से, लेकिन व्यास नदी से वापस लौट जाएगा। इनकी बड़ी गज सेना थी, बहुत पावरफुल थे। ये महापद्मनंद के बेटे थे, गज सेना थी, लेकिन इनकी अलोकप्रिय नीतियों के कारण ये अलोकप्रिय हो गए थे जनता के बीच, बहुत ज़्यादा अलोकप्रिय हो गए थे। और इन्होंने ही घमंड में चूर हो गए तक्षशिला महाविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य का अपमान कर दिया था। आचार्य कौटिल्य का अपमान किया था और आचार्य कौटिल्य ने इनके सर्वनाश की कसम, सौगंध खाई थी, क्योंकि इन्होंने भरे दरबार में उन्हें जलील करके बाहर किया था। एक्चुअल में आचार्य चाणक्य तक्षशिला से आए थे कि घनानंद को सिकंदर के आक्रमण के प्रति आगाह कर दें, क्योंकि ये मगध के शासक हैं, अर्थात भारत वर्ष के शासक हैं, समस्त आर्यावर्त के शासक हैं। भारत को आर्यावर्त भी बोला जाता है और इनका दायित्व है कि भारत की सीमाओं की रक्षा करें। लेकिन ये अपने मद में इतने चूर थे कि इन्होंने एक
प्रकांड पंडित ब्राह्मण का अपमान कर दिया, एक संत का अपमान कर दिया, और फिर उन्होंने इसके सर्वनाश की कसम खाई। जिस गरनंद से डरकर सिकंदर लौट गया था, उससे एक सामान्य सा शिक्षक भिड़ गया, और शिक्षक ने एक लड़के को तैयार किया जिसको हम कहते हैं चंदू। उस चंदू को तैयार किया, जिसको एक खेल खेलते हुए उन्होंने परखा उसकी अभिक्षमता को, और उस चंदू को आगे चल के शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी, गांधार की राजधानी तक्षशिला में ले जाके, ठीक है, और शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी, और वो चंदू बन गया चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने, कहते हैं, इस नंद वंश का सर्वनाश करके फिर बनाया मौर्य साम्राज्य। ध्यान रखना, ये सारी कहानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की आचार्य चाणक्य की, जिन चाणक्य को आज भी शाम दाम दंड भेद के लिए जाना जाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे भारत में आज भी एक चीज, एक उक्ति है, शाम दाम दंड भेद। कहते हैं व्यक्ति मर सकता लेकिन विचार नहीं मर सकता। चाणक्य शरीर के रूप में खत्म हो सकते लेकिन विचार के रूप में आज भी जिंदा है। कौन? आचार्य चाणक्य। ध्यान रखना, आचार्य चाणक्य जिनके अन्य नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, जिनका मंडल सिद्धांत, जिनकी एक बात कहती है कि पड़ोसी का देश, कहते हैं आपका पड़ोसी कभी आपका अच्छा मित्र नहीं होता, और आपके दो शत्रु हमेशा आपस में मित्र हो जाते हैं, जिसको वो कहते थे शत्रु का शत्रु मित्र होता है। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। जैसे भारत के दो शत्रु पड़ोसी, एक चीन और एक पाकिस्तान, दोनों में मित्रता का कारण केवल एक है कि वो दोनों भारत के शत्रु हैं। ध्यान रखना, आचार्य चाणक्य की राजनीति से संबंधित पुस्तक अर्थशास्त्र बनेगी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन का आधार, और यही सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पराजित करेंगे, और सिकंदर का क्षेत्र इन्हें मिल जाएगा, और तब इनका साम्राज्य अफगानिस्तान तक पहुंच जाएगा, और संपूर्ण अखंड भारत की संकल्पना आएगी, और प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कहलाएंगे कौन? आचार्य, कहते हैं प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कहलाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखना, प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कहलाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, कहते हैं कि जैन धर्म की प्रथम संगति का आयोजन किया जाएगा, जहां से श्वेतांबर और दिगंबर की संकल्पना निकल के आएगी। यही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो दिगंबर जैन भद्रबाहु संत से दीक्षा लेंगे, और श्रवण बेलगोला, कहते हैं, चंद्रगिरी की पहाड़ियों से संलेखना के द्वारा अपने प्राणों को त्याग देंगे। भारत में संत परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, चारों पुरुषार्थों को जीतने वाले, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सनातन संस्कृति में चार पुरुषार्थों की बात की गई है। सबसे पहले धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। चारों को जीने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उनके बेटे बिंदुसार गद्दी पर बैठते हैं। बिंदुसार बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मुगलों में हुमायूं मिलते हैं, जो एक बहुत, कहते हैं, महान पिता की संतान थे, और उससे ज़्यादा एक महान बेटे के पिता थे, जबकि उनकी कोई खुद की उपलब्धि नहीं थी। ऐसे ही बिंदुसार भी चंद्रगुप्त के बेटे थे और सम्राट अशोक के पिता थे, उनकी खुद की कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी। तो यहाँ इतिहास में थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करते हैं, क्योंकि इतिहास कहता भी है कि आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर होती हैं। तो हमें अनायास याद आ गए बाबर और अकबर के बीच में हुमायूं, और ऐसे ही चंद्रगुप्त और अशोक के बीच में आपके बिंदुसार, और इन्हीं बिंदुसार के बेटे होंगे सम्राट अशोक, और वो सम्राट अशोक इस मौर्य साम्राज्य को पराकाष्ठा पर ले जाएंगे। जिस यात्रा को शुरू किया था बिंबिसार ने, उस यात्रा को पीक पर ले जाएंगे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक फिर हिंसा की नीति को त्यागेंगे, अहिंसा को अपना लेंगे, युद्ध को त्यागेंगे, बुद्ध को अपना लेंगे, और वो शांतिकामी अशोक
हिंसक अशोक नहीं, शांतिकामी अशोक कहते हैं भारत में महान हो जाएगा और उसे कहा जाएगा सम्राट अशोक महान। एंशिएंट हिस्ट्री का अगर कोई हीरो है तो वो है सम्राट अशोक महान, जिनके सारनाथ स्तंभ से भारत का राजकीय चिन्ह लिया गया है, जिसमें 4 शेर एक दूसरे के तरफ पीठ करे हुए खड़े हैं। आपने देखा होगा क्वाइन पे, आपने सरकारी जगह पे, इसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो ये 4 शेर वाली संकल्पना हमने उसी राजा के एक चिन्ह से ली है, और वो राजा कोई और नहीं, राजतंत्र का कहते हैं समर्थक राजा, लेकिन उसकी नीतियां लोकतांत्रिक ढांचे में बहुत फिट बैठती हैं, उसे बोला जाता है सम्राट अशोक। और भारतीय इतिहास में उस सम्राट अशोक को महान का तमंगा दिया जाता है। तो ये कहानी पूरी हमने शुरू की 16 महाजनपदों से, उनके परिचय से, 16 महाजनपदों के बाद फिर मगध महाजनपद के उद्भव के कारणों से एक विस्तृत चर्चा की, महाजनपद के उद्भव के कारणों पर, और महाजनपद के उद्भव के कारणों के बाद मगध के वंशों की चर्चा, प्रत्येक शासक की चर्चा की, सार्थक तरीके से उन्हें समेटने का प्रयास किया। पहले हर्यक वंश के शासक, फिर शिशुनाग वंश के शासक, और साथ में हमने बात की आपके नंद वंश के शासक की, और बाद में बात कर ली मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य की। यहाँ इतनी संक्षिप्त चर्चा ही कर सकते हैं, बाकी फिर कभी हम होगा तो मौर्य साम्राज्य के बारे में, नंद वंश में सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव के बारे में भी चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।